जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है आपका एग्ज़ाम 14 दिसंबर को होना है, ठीक है। तो आज से हम लोग स्टार्ट किए हैं अपना क्या सीटेट सीडीपी का क्या मैराथन क्लास होगी इसमें, ठीक है ना। और एक चीज़ का यकीन मानिए, अगर आप इस क्लास को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपका 30 में से लगभग 20 क्वेश्चन जो है यहीं से मिल जाएगा, ठीक है ना। एक सेकंड मैं पेन को ज़रा सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है। हाँ, तो पेन सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। तो ये जो सीडीपी का आज अपनी मैराथन क्लास है, ठीक है, ये लगभग इसमें जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं लगभग 50 प्लस, लगभग 60 के प्लस क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। लगभग 2-3 पेपर सेट के बराबर क्वेश्चन है, एनफ है काफ़ी। अगर इसमें क्वेश्चन का जो कलेक्शन है बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। अगर लास्ट तक आप बने रहे, ठीक है, तो आप यकीन मानिएगा कितना, कम से कम तो 15 तो मान के चलो, 15 तो एकदम से आपको सेम इसी कॉन्सेप्ट पे देखने को मिल जाएगा, कोई चेंजेस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को अपना आगे बढ़ाते हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो, ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है ना। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में? इसमें कह रहा है विकास के व्यक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं विकास की, यानी कि डेवलपमेंटल की बात करते हैं, तो देखिए विकास एक बहुआयामी होता है, पहली बात, ठीक है। विकास पे अगर हम बात करें तो पर्यावरण और आनुवांशिकता का 50-50% जो होता है कोलैबोरेशन होता है, ठीक है ना। किसी भी बच्चे के विकास में दोनों की भूमिका बराबर की होती है, किसका किसका, इन्वायरमेंट का और किसका, और साथ ही साथ आनुवांशिकता का, ठीक है ना। और अगर बात करें तो डेवलपमेंट जो होता है गर्भ से शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता है, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है विकास के, डेवलपमेंट के, ठीक है ना। पहला कह रहे हैं कि पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना, केवल यहाँ पे पर्यावरण की बात करी है, तो ये अभी होल्ड रखेंगे, ठीक है ना। अगला क्या कह रहे हैं कि शरीर एवं दिमाग के परिपक्वता पर विचार करना, डेवलपमेंट केवल इतने पे नहीं होता है, तो ये ऑप्शन कट गया आपका। अगले ऑप्शन में कह रहा है कि वंशागत यानी कि हेरिडिटी विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट जो होता है, जितना आनुवांशिकता का उसके सहभागिता होती है उतनी ही किसकी होती है, पर्यावरण की, ठीक है ना। तो दोनों की पारस्परिक क्रिया पर विचार करेंगे तो हमें विकास के डेवलपमेंट की समझ अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ आ गया। तो यहाँ तक अभी तक तो जो आंसर मिल रहा है हमें सी मिल रहा है। कह रहा है वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है, केवल वंशागत का नहीं होगा, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे बताया ना कि विकास में किसका किसका योगदान होता है, तो जब भी आएगा तो आप इन्वायरमेंट और आनुवांशिकता दोनों की बात करोगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। फिर से डेवलपमेंट के ही कॉन्सेप्ट पे आ गया। देखिए जो डेवलपमेंट चैप्टर है ना, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है सीटेट में, इसलिए हमने इस पर जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल थे हर तरीके के क्वेश्चन लिए हैं, ताकि क्वेश्चन आपकी आंखों से गुजरे रहेंगे ना, तो आपको अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि विकास के सिद्धांत में सही नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। पहला कह रहे हैं विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, बिल्कुल होता है, तो ये तो सही बात है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तुलनात्मक रूप से क्रमिक होने का मतलब क्या है कि आप देख सकते हैं कि पहले बच्चे का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, सर हो रहा है, फिर आगे के पोर्शन हो रहे हैं, टॉप टू बॉटम होता है ना, जिसको सिरोपाद बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा कह रहे हैं विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित तो होता है, बिल्कुल ऐसा थोड़ी है कि विकास धीरे धीरे तो होता है, आपकी उम्र के साथ आप देखेंगे कि आपके अंदर मैच्योरिटी आने लग जाती है, मतलब विकास होने लग जाता है, आपके दिमाग का विकास होता है, आपके बात व्यवहार का विकास होता है, जैसे जैसे शरीर बढ़ती है उसी हिसाब से क्या होता है, विकास भी होता रहता है, ठीक है। अच्छा, अगला क्या कह रहे हैं कि ये सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगला आपसे कह रहे हैं कि विकास के सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। नहीं, अभी आप लोगों से मैंने चर्चा किया था, जन्म से नहीं, जब भ्रूण अवस्था होती है तभी से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो गर्भ से स्टार्ट होता है विकास। कहाँ से स्टार्ट होता है? गर्भ से कहाँ तक चलता है? मृत्यु तक चलता है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये चीज गलत दे रखा है, उसने गलत वाला ही आंसर पूछा है, तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा,
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डेवलपमेंटल, कहाँ से कहाँ तक होता है, बूम टू टूम तक होता है, मतलब गर्भ से लेकर के मृत्यु तक होता है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला क्या कह रहे हैं, पढ़ लेते हैं ऑप्शन। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करता है, ये बिल्कुल सही बात है, हर व्यक्ति का डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम थोड़ा स्पीड भी रखेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रैक्टिस ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन की कर लिए हैं, यहाँ हम आपके रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि आपको एक साथ 50-60 क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाए, जहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, इसका सही विवेचना क्या होगा। देखो, अगर आप ही अगर क्लासरूम के हैं, क्लास में है, ठीक है ना, आप देख रहे हैं कि इधर बॉयज बैठे हुए हैं, सपोज इधर गर्ल्स बैठी हैं, अगर आप बॉयज का ज़्यादा परिप्रेक्ष्य लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, जेंडर बायस का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जेंडर बायस का होगा ये। तो शिक्षा में आप क्या काम कर रहे हैं, लिंग भेद को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है ना, लिंग पक्षपात को। तो ये सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा। पहला क्या कह रहे हैं, लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सबको बराबर की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अगला कह रहे हैं कि यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। बिल्कुल, ये शिक्षा में लिंग पक्षपात आप कर रहे हो, अगर केवल लड़की की बात कर लो या केवल लड़के की बात कर लो, आपको बॉय हो या गर्ल हो, दोनों की बराबर की भागीदारी को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर तो ये हो गया। आगे क्या कह रहे हैं, कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। नहीं, लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी होती हैं, ऐसा कुछ बात नहीं होती है, ठीक है ना। कहीं कहीं आप देखेंगे कि लड़कियां बहुत टॉप के काम कर रही हैं, हर जगह पहुंची हुई हैं, ठीक है ना, प्लेन तक उड़ा रही हैं, फाइटर जेट तक उड़ा रही हैं, तो लड़कियों को कम नहीं आंका जा सकता। ये बिल्कुल जेंडर बायस को बढ़ावा देने का काम है यहाँ पे, ठीक है ना। चलो, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। आराम आराम से पढ़िएगा क्वेश्चन, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, वैसे तो आप लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे तो आपको तो दिख ही गया होगा कि कितने देर की है वीडियो, ठीक है ना। चलो, यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब हो जिसमें बच्चे को केंद्र मान करके बच्चे की क्षमता को देखते हुए सारी काम को डिसीजन लिया जाए, वो प्रगतिशील कक्षा कही जाती है, ठीक है ना। देखो, पहला कह रहे हैं कि प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, बिल्कुल सही बात है, ये एक प्रगतिशील बच्चे के प्रगतिशील कक्षा का उदाहरण हो सकता है, तो आपका ये ऑप्शन बन सकता है, पर अभी होल्ड पे रखेंगे, आगे क्या पता इससे भी बढ़िया कुछ मिल जाए। अगला कह रहे हैं कि मानक निर्देश मूल्यांकन। देखिए, मानक शब्द ही नेगेटिव होता है, तो ये ऑप्शन कट गया आपका, ठीक है। मैं अगले ऑप्शन थोड़ा ऊपर करता हूं। कह रहे बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड। नहीं, बाह्य प्रेरणा भी नहीं देनी होती है, आंतरिक प्रेरणा ज्यादा पॉजिटिव होता है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है, तो आपके सारे ऑप्शन कट जाते हैं, केवल एक ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करना चाहिए। तो देखो, अगर बच्चा दृष्टि से मतलब आंखों से देखने में कमजोर है, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, कोशिश करोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बोल करके बताओ, ठीक है ना। दूसरा क्या कोशिश करेंगे आप, ज़्यादा कि कोई चीज़ भी हो उसको टच करके फील कराओ, इन चीज़ों पे ज़्यादा आप करेंगे वर्कआउट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, पहले ऑप्शन में कह रहे हैं कि कई प्रकार की दृश्य पुस्तकियों का प्रयोग करोगे, प्रस्तुतियों का। भाई दृश्य कैसे, जब वो देखने में ही अक्षम है तो फिर दृश्य की चीजें उसे कैसे दिखेंगी, तो ये ऑप्शन कट गया। अगला कह रहे हैं कि स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। फिर आप देखने की बात कर दिए बच्चे के, जबकि उन्होंने यहाँ पे बोल रखा है कि दृश्य रूप से बाधित है वो, ठीक है ना, तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया। अगला क्या कह रहे हैं कि अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीट पर ध्यान केंद्रित करना। लिखित कार्य वर्कशीट पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी नेगेटिव आंसर होता है आपका। लास्ट ऑप्शन में इन्होंने क्या कहा है कि स्पष्ट रूप से बोलना तथा छू कर महसूस करने वाली सामग्रियों को अधिक मात्रा में प्रयोग करना। ये बिल्कुल सही बात है, स्पष्ट रूप से आप बोलिए क्लासरूम में और कोशिश कीजिए कि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो छू करके महसूस कर सके। तो ये बिल्कुल दृष्टिबाधित बच्चे के लिए पॉजिटिव आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए
तो ऐसे क्वेश्चन देखिए, इसमें ना बहुत ज़्यादा वो नहीं लगा, आपको कॉमन सेंस भी लगाना है, क्वेश्चन को बस बारीकी से सुनना है। जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ क्वेश्चन पे, उसको ध्यान से सुनोगे, बहुत सारे क्वेश्चन के आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा, देखिए समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। तो देखिए समावेशी कक्षा की बात करें तो देखिए क्या होता है, समावेशन में एक ऐसा क्लासरूम होता है जहाँ पे हर तरीके के बच्चे आते हैं और उनकी योग्यता के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, फीडिंग करना पड़ता है, मतलब चीज़ों को सिखाना पड़ता है। ये होता है समावेशन या समावेशी कक्षा का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, पॉजिटिव वे में पूछा है। पहला करें सक्रिय रूप से हाथों उत्साहित, ये देखिए नेगेटिव टैग वर्ड है तो ये तुरंत काट दीजिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करते पढ़ते ही समय आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव ढूंढना है। ठीक है ना। अगला कह रहे हैं कि कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, नहीं कभी कभी क्यों करोगे, रोज प्रयोग करोगे आप कि अच्छी चीज समावेशन के लिए। क्या कह रहे हैं, हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण के एक समावेशन सहयोगात्मक अधिगम, तो सहयोग तो देना ही पड़ता है। अगला कह रहे हैं प्रयोग नहीं करना चाहिए, सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग बहुत जरूरी है। अब अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आपकी हेल्प ना करूं, आपको क्वेश्चंस ना समझाऊं, तो ये सारी चीजें नेगेटिव हो जाती है। ठीक है ना, तो एक ही ऑप्शन बचा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। बच्चे को आप क्या करोगे, समावेशन कक्षा में यही फोकस किया जाता है कि बच्चे को सक्रिय रूप से एक्टिव तरीके से आगे बढ़ाएं हम। ठीक है ना, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। समावेशी कक्षा में हमने बता दिया, सारी विशेषताएं बता दी है। अब आपको देखना है कि इसमें सबसे पहले तो नेगेटिव पकड़ लो कि ये तो बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता। मानकीकृत परीक्षण वगैरह ये बिल्कुल गलत होता है। ठीक है ना, मतलब मान के स्टैंडर्डाइज वो नहीं है कि ये नहीं डिसाइड कर लो कि 10 नंबर या ए ग्रेड, ये सब गलत होता है। अगला क्या कह रहे हैं कि प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, आपको वो क्या कहते हैं कॉम्पिटेटिव नेचर नहीं दिखाना होता है कि बहुत जो अच्छे बच्चे होंगे को उनको मैं घुमाने ले जाऊंगा या उनको पुरस्कृत करूंगा, कंपटीशन की भावना नहीं पैदा करनी होती है। कहाँ, समावेशी क्लासरूम में। ठीक है ना, तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो ये भी आपका कट गया ऑप्शन। अगला क्या कह रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षण योजना, विशिष्ट का मतलब होता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। इसका ये मतलब होता है कि जिस बच्चे को जिस चीज की जरूरत है आप वो दीजिए। अगर कोई बच्चा मैथ में कमजोर है तो उसको उसके लेवल का क्वेश्चन दीजिए, अगर कोई मैथ में एक्सपर्ट है तो उसको उसके लेवल का क्वेश्चन दे दीजिए, अगर कोई बच्चा देखने में थोड़ा वीक है तो उसके हिसाब से आपको चीजें अवेलेबल करानी है। कोई सुनने में दिक्कत है तो उसको उसके, तो हर किसी को फोकस्ड करना होता है। ये समावेशी कक्षा का एक लक्षण है। ठीक है ना, तो यही कह रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षा योजना, तो बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, एक रूप निर्देश नहीं, आप सबको एक तरह से नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे विषमताओं वाले बच्चे शामिल है। समावेशी में बहुत तरीके के बच्चे जो हैं शामिल हैं, तो आप एक जैसा नहीं दे सकते निर्देश। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है ना, जो अधिगमकर्ताएं और उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्म के निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है ना, एक सेकंड रुक जाइए। अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्म में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन में मिलान किया गया है। ओके ओके, कह रहा है पठन अक्षमता अधिगमकर्ता, तो धारा प्रवाह पढ़ने लिखने में कमी, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई डिसलेक्सिया से बीमारी से जूझ रहा है बच्चा, तो उसको पढ़ने लिखने में धारा प्रवाह वो पढ़ लिख नहीं पाएगा ना, ये तो बिल्कुल सही मिलान है। तो ये सही वाला पूछिए तो ये आंसर तो सही है। आगे देखते हैं, कह रहे हैं सृजनात्मक अधिगमकर्ता अगर है तो अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे नहीं होगा। भाई अगर कोई क्रिएटिव बच्चा है वो तो जल्दी कर लेगा ना, इन्होंने गलत कह रखा है, तो ये तो ऑप्शन कट गया आपका। आगे क्या कह रहे हैं कि अवधानात्मक कमी अधिगमकर्ता, उच्च अभिप्रेरणा, लंबे समय तक अवधान बनाए रखना। ठीक है, नहीं ये गलत हो जाएगा। अवधात्मक से अगर अधिगम करता है, इसकी इंग्लिश देख लेते हैं, अटेंशन डिफिशिएंट लर्निंग है। ठीक है ना, जो अटेंशन डिफिशिएंट लर्निंग होता है उसमें वो ध्यान केंद्रित नहीं बना पाता है। ठीक है ना, तो ये बीमारी होती है, ADHD हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, बच्चा ज़्यादा देर तक किसी एक चीज़ को ध्यान लगा के लंबे समय तक नहीं पढ़ पाता है, एक क्लासरूम में भी नहीं बैठ पाता ढंग से, तो ये भी गलत हो गया आपका।
अगला क्या करें कि श्रव्य क्षतिपूर्त अधिगमकर्ता अगर है तो दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकता। भाई अगर उसे श्रव्य से रिलेटेड प्रॉब्लम है, दृश्य तो देख ही सकता है ना, तो ये मिलान गलत है, तो ये भी आपका ऑप्शन कट जाता है। तो केवल और केवल ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। अच्छा देखिए, अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को ब्लर लगता है तो आप ना मेरी बातों को ध्यान से सुना करिए। मैं हर क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ता हूं, ऑप्शन के साथ भी पढ़ता हूं। ठीक है ना। अगला देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक समस्या को मूल एवं अपसारी अच्छा ठीक है, कहाँ डाइवर्जेंट दे रखा ना, हाँ डाइवर्जेंट समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। तो भाई देखो, अगर कोई बच्चा है समस्या को मूल एवं अपसारी मतलब बाह्य सोच डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ सॉल्व करता है, तो इसका मतलब वो एक क्रिएटिव बच्चा है। क्रिएटिविटी का परिभाषा ही यही होता है। अगर क्रिएटिव बच्चा है तो एक ही क्वेश्चन के कई तरीके से आंसर बताने की कोशिश करता है और मूल विधियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो एक पॉजिटिव वे में आपको आंसर देना है। ठीक है, कह रहे हैं कि क्षतिग्रस्त बच्चे की नहीं भैया, अगर वो डाइवर्जेंट थिंकिंग रखे तो क्षतिग्रस्त तो होगा नहीं। सृजनात्मक बच्चा है, बिल्कुल सही है, ये क्रिएटिविटी का पहचान है। कह रहा है चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, नहीं, गलत बात है। कह रहा है इगोइस्टिक चिल्ड्रेन है, अहम केंद्रित, नहीं, ये गलत है। ठीक है ना, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलें, इतनी स्पीड ठीक है या और स्पीड में कराया करें, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो अगली जो मैराथन्स आएंगी उनको मैं थोड़ा और स्पीड में ले लूंगा, या अगर ज़्यादा स्पीड लग रही है तो बता देंगे तो मैं और स्लो कराऊंगा। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक मतलब क्रिएटिव की बात कर रहा है, परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता, मतलब आपको नेगेटिव पकड़ना है कि जो चीजें नेगेटिव हो वो सही होगा। पहला कह रहे हैं कि विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं और आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहते हैं के लिए सहयोग दिखाते हैं, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है, तो ये आंसर नहीं होगा। आप क्लासरूम में हैं, बच्चे अगर मिल बांट के चीजें पढ़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये तो पॉजिटिव आंसर हो गया। तो ये क्रिएटिविटी क्लास की विशेषता तो नहीं है। अगला क्या कह रहे हैं कि शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचार एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान को पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। ये बिल्कुल सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव आंसर है। अब हम आगे बढ़ चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। अगले ऑप्शन में आपसे कह रहा है कि अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करता है। देखिए, मूल्यांकन वगैरह नहीं करना होता, ये नेगेटिव में जाता है। ठीक है ना, और सत्रावसान मतलब कि मान लो कि छमाही परीक्षा पे ज़्यादा बल देना या सालीना परीक्षा पे ज़्यादा बल देना। ठीक है ना, तथा प्रतिक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन फीडबैक, केवल उस पर नहीं प्रतिक्रिया भी लेनी चाहिए, तो ये गलत है, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे क्या कह रहे हैं, विद्यार्थियों को जटिल सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान करना है, तो ये बिल्कुल सृजनात्मकता का पॉजिटिव है, तो ये आंसर नहीं होगा। हमसे नेगेटिव वाला पूछा था कि कौन सपोर्टिव नहीं होगा, तो आई होप आपको समझ आ गया। क्वेश्चन एक बार और देख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से पढ़ा करिए क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए, खाली स्थान यहाँ पे है, प्रोत्साहित करना चाहिए कि बजाय के, तो दो ऑप्शन दे रखा है, प्रदर्शन लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य। तो बताइए किसको रोकना चाहिए और किसको निर्धारित करना चाहिए। प्रदर्शन लक्ष्य नहीं, प्रदर्शन लक्ष्य तो नेगेटिव हो जाता है, केवल परफॉर्मेंस की गोल नहीं दिखाना होता है। ठीक है ना, अधिगम से को लक्ष्य को क्या करना होता है, निर्धारित करना होता है। तो असफलता के बचने के लिए नहीं, कह रहा अंक लेने के लिए लक्ष्य नहीं, अंक तो बिल्कुल नेगेटिव हो गया। अधिगम लक्ष्य के लिए आप प्रोत्साहित करिए बच्चे को, प्रदर्शन लक्ष्य के लिए के बजाय। ठीक है ना, आप बच्चे को ये सिखाएंगे कि बेटा केवल इनाम जीतने के लिए या पुरस्कार लेने के लिए या क्लासरूम में हाव भाव बनाने के लिए आपको पास नहीं करना है। ठीक है ना, प्रदर्शन नहीं करना है, बल्कि आपका एक अधिगम का लक्ष्य होना चाहिए कि आपको कुछ नॉलेज गेन करनी है, कुछ सीखना है, कुछ समझना है, आगे चल के कुछ उसका उपयोग करना है, कुछ प्रयोग करना है, तो ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सबको अच्छे से समझ आ गई होंगी चीजें। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक
सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं है। यहाँ पे देखिए नेगेटिव वाला आंसर हमें पकड़ना है, ठीक है ना, नहीं की बात कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं है, ठीक है। कह रहा है दोहराने एवं स्मरण करने का को बढ़ावा देना। भाई रटंत विद्या नहीं करनी है आपको, ये गलत माना जाता है, ठीक है ना, तो यही गलत है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलहाल एक दो ऑप्शन और हम देखेंगे। कह रहा है उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना बिल्कुल सही है। जो पाठ्यपुस्तक की चीजें चल रही है वो तो समझाओ ही, साथ ही साथ आपको उसके दैनिक जीवन से भी रिलेटेड एग्जाम्पल देने चाहिए। जैसे जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा रहा हूं तो इससे रिलेटेड जो किताब में लिखे हुए चीजें हैं वो तो बता ही रहा हूं, साथ ही साथ रियल लाइफ में कैसे चीजों को एडजस्ट करना है, कैसे एग्जाम्पल देना है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो लेकिन हमें नेगेटिव आंसर चाहिए था, तो ये तो कट गया। आगे वैसे इसका आंसर हो गया है। आगे देख लीजिए, कह रहा है एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने तथा प्रोत्साहन करना, यह भी पॉजिटिव है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। कह रहा है पहले से विद्यमान ज्ञान के नए ज्ञान को जोड़ना, यह भी पॉजिटिव चीजें है। आपको जो बच्चे के अंदर पहले ज्ञान लेके आया है उसी को जोड़ करके आपको आगे पढ़ाना होता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोगों को चीजें पसंद आ रही हैं तो वीडियो रोक करके एक कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन में आपसे कि इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। बाह्य अभिप्रेरणा में कौन कौन आ जाता है, जैसे पुरस्कार हो गया आपका, ठीक है ना, पैसे देना हो गया, या फिर वाहवाही लूटना हो गया कि टीचर मुझे बड़ाई करेंगे, या फिर क्या हो गया भौतिकवादी जितनी भी चीजें हैं। जैसे कि कह दे भौतिकवाद में क्या क्या आता है, हम कह दे कि अगर आप सीटेड टॉप करके आते हो तो हम आपको कार दिलाएंगे, हम आपको स्कूटी दिलाएंगे। तो ये चीजें होती है क्या, बाह्य अभिप्रेरणा होती है, ठीक है ना। अगर वहीं हम आपसे ये कहें कि अगर आप सीटेड पास करते हैं तो आप अपने माँ बाप का रोशन करेंगे, साथ ही साथ क्या होगा आपके अंदर ज्ञान की बढ़ोतरी होगी और उससे आप आने वाले एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो ये आंतरिक प्रेरणा होगी कि आप इसलिए सीटेट पास करना चाहते हैं कि मैं सीटेट अगर पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो मैं कल को सरकारी टीचर बनूंगी और समाज के लिए एक बेहतर कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगी। तो ये जो मोटिवेशन होता है ये आंतरिक अभिप्रेरणा या मोटिवेशन बोला जाता है। और भौतिकवादी चीजों को कि हम तुम्हें थार दिलाएंगे, हम तुम्हें कार दिलाएंगे, ये चीजें देख करके जो बच्चा पास करने की कोशिश करता है वो क्या होता है, बाह्य प्रेरणा से प्रेरित होता है, ठीक है ना। तो समझते हैं। कह रहा है पहले ऑप्शन में कि मैं बहुत अधिक सीखती हूं, ठीक है, मैं अपने गृह कार्य करती हूं। तो मैं बहुत अधिक सीखती हूं तो गृह कार्य इसलिए कर रही हूं कि मैं सीख रही हूं, तो ये आंतरिक रूप से प्रेरित है, तो ये नहीं होगा। गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूं, तो ये भी पॉजिटिव बात कर रहा है कि आंतरिक की बात हो गई। कह रहा है मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूं क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब वो इसलिए नहीं कर रही है कि उसे कुछ सीखने को मिल रहा है, वो होमवर्क इसलिए कर रही है बच्ची कि टीचर जो है उसे होमवर्क के बेस पे अंक देते हैं, तो वो नंबर पाने की खुशी के लिए बस कर रही है। तो ये जो है आंतरिक नहीं बल्कि बाह्य प्रेरणा को प्रेरित करता है, तो यही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूं क्योंकि यह बहुत आनंददायक होता है, तो यह आंतरिक की बात होती है, ठीक है ना। तो आई होप आपको आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा में अंतर समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है एक प्राथमिक कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर आप प्राथमिक कक्षा में हो, इवन मैं कहता हूं प्राथमिक में नहीं माध्यमिक में भी हैं, तो आपको क्या करना होता है, आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट के साथ साथ गैर उदाहरणों का भी इस्तेमाल करना होता है, ठीक है ना, कि जैसे जो उसके रियल लाइफ से जुड़े हो। जैसे अभी मैंने आपको जब क्या कहते हैं बाह्य और आंतरिक प्रेरणा का चर्चा किया, तो आपके रियल लाइफ से क्या जुड़ा हुआ है, इस टाइम सीटेट का एग्जाम जुड़ा हुआ है, तो उसको जोड़ना, ठीक है ना। तो ये एक हर टीचर का, चाहे वो प्राथमिक स्तर का हो चाहे जूनियर स्तर का हो, सबके अंदर ये गुण होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ कह रहे हैं प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, गैर उदाहरणों को देना चाहिए, केवल गैर उदाहरण नहीं देना चाहिए। क्या कह रहे हैं, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है। आगे क्या कह रहे हैं, उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, गलत बात है। अगला क्या कह रहे हैं, केवल उदाहरण देने चाहिए, ये भी गलत है। तो आप रिलेटेड और जो समाज से रिलेटेड है दोनों उदाहरण आपको देने होते हैं, ठीक है, समझ गए। चलें आगे बढ़े, आ जाओ आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देता है। देखिए अर्थ निर्माण को बढ़ावा देने से मतलब होता है आपका कि जब बच्चा मान लो ग्रुप में चीजें आए,
डिस्कशन करे, एक दूसरे से वार्तालाप करे, ठीक है ना, तो तर्क वितर्क करे, तो वहां पे वो ज्ञान के अर्थ का निर्माण करता है, ठीक है ना। चलो देखते हैं फिलहाल ऑप्शन। कह रहा है सूचनाओं का संचरण। ये थोड़ी है कि टीचर ने कह दिया कि कल टेस्ट है, उसको ले जाकर के दूसरे बच्चों को बता दिया, सूचना आदान प्रदान का काम कर दिया, तो इससे वो कोई रणनीति नहीं है, ठीक है ना। कौन से बच्चों में अर्थ निर्माण की रणनीति है, तो ये अर्थ निर्माण की रणनीति तो बिल्कुल भी नहीं है, ये काट दो। दंडात्मक संसाधनों का प्रयोग, ये तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होता है। कहीं पे भी देखो टैग वर्ड हमने पढ़ा रखा है, जो लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं वो जाकर के टैग वर्ड वाली वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि एक रूप एवं मानकीकृत। देखिए यूनिफॉर्म जो होता है, एक रूपता, ये या मानकीकृत, ये नेगेटिव टैग वर्ड है, ये भी नहीं होगा। कह रहा है देखिए यहाँ पे अन्वेषण एवं परिचर्चा करना, बिल्कुल सही है। एक्सप्लोर करना एंड डिस्कशन करना, तभी ये अच्छे ज्ञान का सृजन कर पाएगा बच्चा, ज्ञान का निर्माण कर पाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन आप लोग जरा देखिए, एक सेकंड में तब तक पानी पी लूं, ध्यान से देखिए। पढ़ लिया आपने ऑप्शन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है। तो पॉजिटिव चीजें देखनी है कि किससे आपका जो पढ़ाने का अधिगम है वो प्रभावी होगा। तो पहला कह रहे हैं कि लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना। तो भाई पढ़ना या पढ़ाना दोनों ही आप सोच सकते हो। तो अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है कि मुझे सीटेट में 120 प्लस नंबर लाने हैं, तथा उसके हिसाब से आप अपने टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं, तो अभी तो आप क्या करोगे, एक पॉजिटिव अधिगम की रणनीति को फॉलो कर रहे हैं प्रभावी तरीके से। अब मेरा भी लक्ष्य निर्धारित है कि मुझे अपने चैनल के सारे स्टूडेंट को पास कराना है, वो भी 100 प्लस, एटलीस्ट अगर हम बात करें सबके 100 प्लस लाना है, तो मुझे भी क्या होना है कि एक पॉजिटिव अधिगम रणनीति ये होगा कि मैं एक तो लक्ष्य डिसाइड कर दिया, दूसरा ये कि मेरा एक रणनीति है, समय सारणी है कि मैं पहले आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया हूं, 20-25 चैप्टर जितने थे, उसके बाद मैंने 20 डेज प्रैक्टिस कराया है, फिर आप लोगों को मैराथन क्लास करा रहा हूं। तो ये एक समय की चीजें हमने निर्धारित कर रखी है, ठीक है ना, तभी तो आप एक प्रभावी अधिगम से सीखेंगे। तो ये तो बिल्कुल सपोर्टिव आंसर है। अगला क्या करें, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना। तो देखिए ये भी एक प्रभावी अधिगम का लक्षण है, टीचर के साथ साथ बच्चों के लिए भी। जैसे मैं आप लोगों को अब माइंड मैप बनवा रहा हूं, तो उसी तरीके से आप अवधारणाओं के नक्शे बना सकते हो, सारणी बना सकते हो। तो ये भी आप लोगों का पॉजिटिव है। अगला क्या कह रहे हैं कि उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, ये तो बता ही दिया क्या होते हैं, ये भी पॉजिटिव है। कह रहा है हम उम्र साथियों को समझाना। भाई आप लोग तो हम उम्र ही हैं, हमसे थोड़े बहुत छोटे होंगे, ठीक है, या कुछ लोग हमारे बराबर होंगे, या थोड़े एक आधी कोई होगा तो ऊपर भी हो सकता है। तो हम उम्र के हैं, हम आपको समझा रहे हैं ना, तभी तो आपको एक पॉजिटिव प्रभावी अधिगम की रणनीति में आप काउंट होंगे ना, कि ये चीजें सीख पा रहे हो, तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी आपका आंसर होगा। आगे क्या करें, स्वयं से प्रश्न करना। हम खुद से भी तो प्रश्न करते हैं कि नहीं, कि अच्छा कल मुझे, अच्छा इतना हमने क्वेश्चन करा दिया है, अब मेरे को ये चीजें लाए तो बच्चों का फायदा होगा। बच्चे खुद से भी प्रश्न करते हैं, तभी तो हम प्रभावी तरीके से अधिगम करते हैं, सीखते हैं। तो ये भी पॉजिटिव आंसर है। तो यहाँ तो सारे ही पॉजिटिव है। देखिए जरा ऑप्शन कूट मिलाइए, जहां पे दे रखा 1 2 3 4 5, 5 के पांचों ऑप्शन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप अच्छे से एक्सप्लेन हमने कर पाया होगा। पूरी कोशिश मेरी रही है कि हर एक ऑप्शन को आपको समझा सकूं, ठीक है ना। और अगर आपको लगा है कि सच में समझ आ गया सारे ऑप्शन, तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कर देना कि हाँ सर समझ आ गया, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप से देखा जाता है। संरचनात्मक मतलब कंस्ट्रक्टिज्म, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात करता है, संरचनात्मकता की बात करता है। इसमें आपको बच्चे को क्या करोगे, एक नन्हे वैज्ञानिक के रूप में देख सकते हैं, एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में देख सकते हैं, एक अभिनेता के रूप में देख सकते हैं, मतलब पॉजिटिव जितना भी दे सकते हो उसको, वो सब देख सकते हो, तभी तो वो एक संरचनावादी होगा बच्चा, ठीक है ना। देखिए कह रहे हैं कि कोरी पटिया, भैया ये गलती मत करना, बच्चा कुछ ना कुछ सीख के आता है, घर से स्कूल आता है। आप टीचर बनेंगे कल को, ये मत मानना कि तुम्हें कुछ नहीं आता सब मैं बताऊंगा, नहीं, वो बहुत कुछ जानता है, ठीक है। अगला क्या कह रहे हैं कि एक निष्क्रिय प्राणी के रूप में, यह भी गलत है, बच्चा निष्क्रिय प्राणी नहीं है, बहुत कुछ जानता है। कह रहे हैं कि एक समस्या समाधान करने वाला हो तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में मानेंगे, बिल्कुल सही है। तो हम स्टूडेंट को इसी रूप में मानेंगे कि वह एक नन्हा वैज्ञानिक है, वो सब बहुत कुछ जानता है, ठीक है ना।
तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तभी उसको बोलेंगे कि वो संरचनात्मक स्टूडेंट है। अगला क्या कह रहे हैं कि लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों में आकर संज्ञान तथा संवेग वयस्क की तुलना में कम होता है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे बच्चे जो वयस्कों से ज़्यादा जानते हैं, ऐसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे जो मुझसे भी ज़्यादा जानते होंगे कई सारी फील्डों में, तो हम ये नहीं कह सकते कभी भी कि कोई भी स्टूडेंट कम जानता है, ठीक है ना। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ चले, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें देखिए क्या कह रहा है अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए या होती है। सहयोगात्मक अधिगम की बात की है, मतलब कि आपको बच्चे को सपोर्ट करना है, ठीक है ना, उसकी चीज़ें और पूरी तरह देखो क्या होता है सहयोगात्मक की। ऐसा नहीं कि आप बच्चे को बिल्कुल फ्री छोड़ देंगे, क्लासरूम में आपको क्लास में रहना है और बच्चे पे ध्यान बना के रहना है और उन्हें खुद से करने का मौका भी देना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ का ध्यान देना है। पहले ऑप्शन में कह रहे हैं कि कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं करने देना। छोड़ोगे क्यों, एकदम छोड़ दोगे तो बच्चा तो कुछ भी करने लग जाएगा, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, अगला कह रहे हैं कि सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। ये बिल्कुल सही बात है, आप सहयोगात्मक तभी दे पाएंगे जब हर एक बच्चे के निगरानी पे रहेंगे, ठीक है ना। अभी तो ऑनलाइन चीजें, अदरवाइज ऑफलाइन अगर हमारी क्लासरूम में आप होते तो अब देखना मैं कितना निगरानी करता हूँ। मैं वैसे भी इसमें भी कहता हूँ कि आप लोग प्लीज कमेंट किया करो, मुझे पता लगे, मुझे आप में से बहुत सारे बच्चों का नाम भी याद हो गया जो कमेंट करते हैं, किसी दिन मैं नाम जरूर बोलूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है अगले ऑप्शन में, कह रहा है उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार और प्रतिभाशाली बच्चों, केवल उन्हीं का नहीं आपको निगरानी करनी है या सपोर्ट करना है। कह रहा है एक मूक दर्शक होना तथा बच्चे को करना चाहते उन्हें करने देना। ऐसा नहीं है कि आप एकदम गूंगे बन जाओ, बच्चा जो कर रहा है करने दो, इतना भी नहीं होना है, ठीक है ना। फ्रीडम दो बच्चे को, लेकिन उस पर ध्यान भी रखो। पता चले एकदम ही फ्री छोड़ दोगे ना, बच्चे एक दूसरे को घूंसा ही मारेंगे, तो आप ये थोड़ी करोगे। तो यहाँ पे भी ये नेगेटिव आंसर हो जाता है, समझ गए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां कह रहा है बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं क्या करती हैं, ये खाली स्थान है। पहली बात तो ये देखो, अगर बच्चा कुछ गलती कर रहा है तो वो उससे कुछ सीख रहा है, क्या करेगा, वो उसके अधिगम में बढ़ावा देगा। जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जैसे जब मैं पहली वीडियो डाला था तो उसमें बहुत सारी कमियां थी, तो उससे हमने कुछ सीखा है और आगे की चीजों में हम उससे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी सोचो, जब अगर आप में से जो पहले अटेम्प्ट दे चुके होंगे, उन लोगों ने जो गलतियां करी हैं उससे आपने सीखा होगा, अब और बेहतर करोगे, ठीक है ना। तो यहां कह रहे हैं कि बच्चे गलतियां या फिर भ्रांत से धारणाएं से क्या सीखते हैं। तो पहले कह रहे हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट होती है क्या। नहीं भैया, फेलियर या गलती कभी रुकावट नहीं बनती, वो पॉजिटिव सिग्नल होता है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। तो ये तो गलत हो गया। कह रहे हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। क्यों अनदेखी करेंगे, गलत है। अगला कह रहे हैं कि सूचित करती है कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में निम्न स्तर है। नहीं, ये गलत बात है। गलती करने से ये नहीं निर्धारित कर सकते कि बच्चे जो है वयस्कों से कम जानते हैं, गलत है। कह रहे हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाँ, गलती करना बच्चे को उसके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा होता है। तो ये आपको पॉजिटिव मानना है, ये आपका बिल्कुल सही है। ये अपने रियल लाइफ में भी आप जोड़ सकते हैं कि अभी तो हम स्कूल में तो है नहीं, हम जो अगर फेल होते हैं एग्जामों में तो वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। फेल होने से हमें पता चलता है कि हमारी कमी कहाँ है, अगली बार हम उससे बेहतर करते हैं, ठीक है ना। फिर वो चाहे जीवन की किसी पड़ाव पे हो आप, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे रिलेशन में हो, चाहे परिवार की बात हो, चाहे व्यापार की बात हो, चाहे पढ़ाई की बात हो, हर चीज में गलतियों से ही बंदा सीखता है, ठीक है। तो आप लोग भी इस चीज का ध्यान देना। आपके साथ लाइफ में जो भी गलत हुआ है कभी उससे निराश मत होइएगा, ठीक है ना। आज गलत हुआ तो कुछ ना कुछ अच्छे की तैयारी है, तभी आपके साथ कुछ रॉन्ग हुआ है। तो इस चीज को हमेशा अपना मोटिवेशन बना करके आगे बढ़ा करिए, ठीक है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने की व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए कह रहे हैं मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने की व्यवस्थित तरीके। देखिए क्या है कि जब आप पहली बार कोई चीज देखते हैं तो कुछ अनुभव करते हैं। जैसे मेरे सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है तो मैंने ये अनुभव किया कि अच्छा इसमें स्क्रीन होती है, इसमें कीबोर्ड होता है, कैमरा लगा होता है, तो इस चीज को लैपटॉप बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये हमने पुराना हमारा अनुभव रहा।
लेकिन ज़रूरत के हिसाब से उसमें हमने व्यवस्थित किया कि कल को जब मैं बड़ा स्टूडियो लाया तो मैंने देखा ये तो बोर्ड है, जबकि लाइट तो इसमें भी जल रही है, चीज़ें इसमें भी हो रही हैं, कंप्यूटर का डेस्कटॉप है ये तो हमने क्या किया, अपने पूर्व ज्ञान का क्या किया, मॉडिफिकेशन करके क्या किया, नए ज्ञान से जोड़ लिया कि अब ये चीज़ ये बन चुकी है। तो इसको बोलते हैं, जो हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं, जो पहले एक बार चिपका लेते हैं दिमाग में, उसे बोला जाता है स्कीमा। ठीक है ना। स्कीमा क्या होता है, समय के साथ परिवर्तित होती है व्यवस्थित तरीके से। तो ये यही कह रहे हैं कि अनुभव के सही अर्थ निकालने की व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है, तो स्कीमा बोला जाता है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर यहां तक वीडियो में बने हैं तो आपको सजेस्ट कर रहा हूं लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगला देखिए क्या कह रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए अगर आपके दो शिक्षाविद से क्वेश्चन आते हैं, एक आता है जीन पियाजे का, एक आता है वाइगोस्की का। जैसे ही आपको वाइगोस्की नाम दिखेगा ना, आप अपने ऑप्शन में समाज वाली चीजें ढूंढने लगना। समाज और संस्कृति को परिप्रेक्ष्य मानते हैं वाइगोस्की, और वहीं अगर जीन पियाजे की बात करें तो बच्चे की विचारों को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है ना। तो जैसे ही वाइगोस्की दिखे तो तुरंत ऑप्शन में ना समाज से रिलेटेड कुछ ढूंढना। ठीक है ना। जैसे कह रहे हैं लेओ वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। तो बताइए किसके द्वारा बदल सकते हैं। तो कह रहे हैं कि सामाजिक पारस्परिक क्रिया द्वारा। मैं तो इसको आंसर करूंगा क्योंकि लेविन्स्की जो सामाजिक और सांस्कृतिक का इन्हें विद भी माना जाता है। ठीक है ना। तो ये मानते हैं कि जो संज्ञानात्मक चीजें हैं वो उच्चतर स्तर पर व्यवस्थित होती हैं जब वो समाज से चीजें रिलेट करता है। ठीक है। कह रहे उद्दीपन नहीं, अनुकूलन नहीं, रिवार्ड या पुरस्कार, ये तो नेगेटिव हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। समझ गए। तो वाइगोस्की मतलब समाज, हमेशा याद रखना ये। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है। देखिए अगर क्वेश्चन ब्लर लग रहा है तो ध्यान से बातें सुनिए, मैं बोलता सही हूँ, या मेरे जो वीडियो मेरी बन रही है फोटो, उस पर अगर मेरे मुंह चलने की आवाज़ और वॉइस मैच नहीं करती है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें मैच करती है, पेन और बोलने की ये चीज़ें मैच करती है। कई बार मैंने देखा है ये फोटो पे ना स्लो हो जाता है या पीछे आवाज़ आती है, तो उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। आप यहाँ पे देखिए पेन कहाँ चल रही है और मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। विकास और अधिगम। ठीक है ना। तो देखिए अगर हम बात करते हैं विकास और अधिगम के बीच के संबंधों को, तो देखिए बच्चे का जितना अच्छा विकास होता है, बच्चा उतने ही अच्छे तरीके से ज्ञान की प्राप्ति भी करता है। तो विकास हो गया और ज्ञान हो गया, अधिगम हो गया, दोनों अंतःक्रियात्मक है, एक दूसरे से बहुत स्ट्रांग तरीके से जुड़े हुए हैं। अगर मेरी शारीरिक या मानसिक विकास अच्छा होगा तभी तो मैं अधिगम अच्छा कर पाऊंगा, मैं गेन कर पाऊंगा नॉलेज को, या मैं कोई चीज़ सिखा पाऊंगा, कुछ भी जो जीवन में कर रहा हूं, जब मेरे पास ये चीज़ें होंगी तभी तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। ठीक है। पहला कह रहे हैं कि अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता नहीं, अधिगम केवल अकेला नहीं हो जाता है। कह रहा अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, इसमें तुलनात्मक कोई अध्ययन ही नहीं है। ठीक है ना। आगे क्या कह रहे हैं कि विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतर्निर्भर हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि विकास और अधिगम दोनों क्या है, एक इंटर रिलेटेड है। ठीक है ना। इंटरडिपेंडेंट भी कर सकते हैं आप। अगला क्या कह रहे हैं कि विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, ऐसा गलत है। तो आपको सही आंसर आपका मिल गया है, कौन सा, सी ऑप्शन। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आज का आखिरी क्वेश्चन था क्या? एक सेकंड, कितना टाइम हुआ? नहीं, इसके आगे क्वेश्चन तो खुल नहीं रहे हैं। आई थिंक ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है ना। हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस एक बार मैं ज़रा देख लूँ, ये सही में इतने कम क्वेश्चन तो नहीं थे। हमने 50-60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया क्या? क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा इसलिए पता नहीं चल रहा है। रुक जाइए मैं देखूँ ये लास्ट क्वेश्चन है क्या। फिलहाल अगर आगे नहीं खुल रहा है पेज तो इसका मतलब ये लास्ट ही है। ठीक है ना। एक सेकंड जरा देखें हम। नहीं लास्ट नहीं है सॉरी तभी तो मैं कहा अभी तो ये मैराथन क्लास है, इतने कम क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। चलिए आ जाइए अपना अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशल
में से एक है। मूर्त क्रियात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए मूर्त क्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, जो चीज़ें मूर्त रूप से दिखती हैं, तो इसमें बच्चा क्या करेगा, अगर उसको पेन दिख रही है तो इसको सुरक्षात्मक, मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से दिखे, सुरक्षित रूप से दिखे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो योग्यता होती है, कौशल होता है, सुरक्षित रखने की योग्यता होती है, ठीक है। तो ये आपका ए ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझे लगा कि खत्म होगी क्लासेस, नहीं अभी है, ठीक है। कह रहे परिकल्पित निगमनात्मक नहीं होता, द्वितीयक वस्तुएं नहीं होता है, सजीव चिंतन नहीं होता, तो ये सब नहीं है। यहाँ पे जो मूर्ति की बात कर रहा है वो ए होता है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम की किस रूप से देखते हैं, अधिगम को किस रूप से देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम बात करें पियाजे की और वाइगोस्की की, अगर हम बात करें, दोनों के विचार तो अलग है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में दोनों लोग सपोर्ट करते हैं। किसके बारे में, वो सब दोनों लोग सपोर्ट करते हैं, एक मिनट, ठीक, सक्रिय निर्माण के बारे में, बच्चों के सक्रिय निर्माण को लेकर के या सक्रियता को लेकर के दोनों का मत मैच करता है। किसका, पियाजे जी का और वाइगोस्की जी का एक ही जगह मैच करता है। दोनों लोग बच्चे की सक्रियता के बारे में सोचते हैं, ठीक है, सक्रिय निर्माण के बारे में, लेकिन तरीके दोनों लोग के अलग अलग हैं। एक समाज को अहम मानते हैं, एक विचार को अहम मानते हैं, ठीक है। तो यहां कह रहे हैं कि अधिगम किस रूप से देखते हैं, दोनों लोग की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन नहीं, निष्क्रिय अभिवृत्ति प्रक्रिया नहीं, कह रहे हैं कि सक्रिय विनियोजन एवं अर्थ निर्माण की प्रक्रिया करने का, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाता है, ठीक है ना। कौशल को अर्जन करना नहीं, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अच्छा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि क्या आपको ये इसकी पीडीएफ चाहिए विद आंसर सॉल्यूशन, ये सेम जिस पे पेन वगैरह चल जा रही है, ये सारी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। या फिर बिना टिक लगे अगर क्वेश्चन केवल चाहिए, टेस्ट लगाना है आपको, तो ये पूरा पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक आपको दे दूंगा मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। अगला कह रहे हैं कि समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। तो देखिए अगर न्यूज़पेपर हो गया या कोई और कहानी होगी, उसमें हम लोग लड़के और लड़की मतलब मेल और फीमेल को इक्वलिटी देते हैं, ठीक है ना। चाहे वो कपड़े की बात हो, चाहे पहनावे की बात हो, चाहे वर्किंग की बात हो, सबको अगर वरीयता देखते हैं तो इसका मतलब हम लोग उन्हें लैंगिक तरीके से, लैंगिक रूढ़िवादिता में समान करने की कोशिश कर रहे हैं, लैंगिक रूढ़िवादिता को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ कह रहे हैं लैंगिक स्थिरता को बढ़ा रहे हैं, नहीं। कह रहे हैं रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन कर रहे हैं, प्रोत्साहन नहीं बल्कि समानता की बात कर रहे हैं। लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का समान करने के लिए बिल्कुल सही है, इसीलिए पर अखबार वगैरह में ये चीज़ें ऐड चलाई जाती हैं। लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि घटाने के लिए होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। मैं इसको हिंदी पे लगा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, ठीक है ना, निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति को बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले तो ये जानिए, हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के 8 सिद्धांत दिए थे। उन्होंने बताया था कि 8 प्रकार की बुद्धि होती है इंसानों के अंदर, ठीक है ना। तो एक तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये आपको याद रखना है कि हावर्ड गार्डनर ने दिया था, ठीक है ना। तो इन्होंने एक बुद्धि की विशेषता बताई है, फिर पूछे कि वो किस बुद्धि की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि विशेषता यह है कि वो आदमी दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने में योग्यता रखता है। अगर कोई आदमी, जैसे मैं हूँ, मेरी अगर ऐसे मैं हूँ, मैं आपके स्वभाव, आपकी मनोदशा, आपकी प्रेरणा, आपकी अप्रेरणा, सारी चीज़ों को समझ जा रहा हूँ, ठीक है ना, और आपके उससे हिसाब से प्रक्रिया दे रहा हूं, तो मेरे अंदर क्या किस तरह की भावना है, क्या इंटरपर्सनल होगी। इंटरपर्सनल का मतलब होता है आंतरिक, क्यों मैं अपने बारे में नहीं जान रहा हूं, मैं तो आपके बारे में जा रहा हूं, इसका मतलब मैं इंट्रापर्सन टाइप हूं, इंट्रापर्सनल टाइप का इंसान हूं। मेरी बुद्धि जो है इंट्रापर्सनल है, ठीक है ना, अंतर व्यक्तिक, जो खुद के अलावा दूसरे को चीजें जान जाए, ये बिल्कुल सही है। नैदानिक तो वो होता है जिसमें किसी प्रॉब्लम का निदान किया जाए। प्रकृतिवादी का मतलब होता है जो पहाड़ों या अदर चीजों के बारे में नॉलेज रखता हो। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है।
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो देखिए बच्चे के समाजीकरण में सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुविधा देते हैं। जैसे हो गया मीडिया भी अदा करता है, उससे भी बच्चा कुछ सीखता है, स्कूल से तो सीखता ही, परिवार से भी सीखता है, पास पड़ोस से भी सीखता है, रहन सहन सब कुछ। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है ना। समाजीकरण बच्चा हर जगह से सीखता है, जहां भी रहेगा। आप क्लास में हैं तो भी कुछ सीख रहे हैं, घर पे हैं तो भी कुछ सीख रहे हैं, दोस्तों के साथ है तो भी कुछ सीख रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं तो भी कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों को कौन सा सही है। ठीक है ना। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए मानव विकास में मैंने बताया ना कि जितना योगदान आपका हेरिडिटी का होता है उतना ही इन्वायरमेंट का होता है, तो मतलब एक तरह से अंतर संबंध होता है। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है। परिवेशी प्रभाव पूर्ण रूप से व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। कह रहे हैं मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कह रहा है परिवेशी प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है। अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, क्या कहना चाह रहा है फिर देखते हैं। कह रहा है मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करता है। ये तो बिल्कुल ही गलत है, दोनों ही करते हैं प्रभावित। कह रहा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ये सबसे सटीक आंसर है इसका। मैंने बताया था दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं, चाहे वो आनुवंशिकता हो जाए चाहे पर्यावरण हो जाए। ठीक है ना। अच्छा, इसका जीता जागता आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो 2 जुड़वा बच्चे हैं, मतलब एक जुड़वा बच्चा है जिसमें 2 बच्चे हैं। ठीक है ना। दोनों एक साथ पैदा हुए, दोनों में एक जैसी चीजें हो रही थी। ठीक है ना, क्योंकि आनुवंशिकता सेम थी। फिर एक बच्चे को दिल्ली जैसे शहर में रखा गया, एक बच्चे को गांव में रखा गया। कुछ दिन के बाद देखोगे दोनों में आपको भिन्नताएं देखने को मिलेगी, बात विचार में, चलने फिरने में, कपड़े में और तरीकों में आपको भिन्नताएं देखने को मिलेंगी। कि जब तो पैदा हुए तो समान थे, आनुवंशिकता से तो समान थे, लेकिन इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से उनमें भिन्नता आ गई। ठीक है ना। तो इसलिए बच्चे के विकास में इन्वायरमेंट का जितना हाथ होता है उतना ही आनुवंशिकता होता है, दोनों बिल्कुल संबंधित होते हैं। तो ये सही हो गया। व्यक्तिगत भिन्नताओं का एकमात्र कारण तो गलत हो गया। तो आई होप आपको आंसर समझ आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा में, कोई प्रगतिशील कक्षा है उसमें क्या होगा सोचिए। कह रहा है विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय नहीं, वर्ड ही काट दिया करो, निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है क्या? नहीं, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, रटनाया जाता है। थोड़ी ये किताब में जो लिखा है वही रट लो, नहीं। अगला कह रहा है शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। नहीं, शिक्षक केवल निर्देश देंगे तभी थोड़ी वो वैसे भी ज्ञान अर्जित करेगा। कह रहा है विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना। तो विद्यार्थी स्वयं ज्ञान की संरचना करता है जब वो प्रगतिशील कक्षा में होता है। ठीक है, तो यहाँ जो पॉजिटिव आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। सतत और समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। केवल वर्ड तो नेगेटिव होता है, ना तो संरचनात्मक ना ही संकल्पनात्मक, गलत है। कह रहा है विविध प्रकार के रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक और संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग, ये बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, थोड़ा आप स्पीड बढ़ाएंगे वरना बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी क्लास। तो टाइम क्या हुआ, 3 बजने को है। कह रहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है। तो एक तरह से इनके अंदर समाजीकरण का विकास हो रहा है। ठीक है ना। तो क्या कहा जाता है उसे, सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब सब कुछ सारी चीजें अच्छी सीख रहे हैं समाज से तो समाजीकरण हो गया। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यहां आपसे कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। समावेशी कक्षा हमने बता दिया, हर एक बच्चे का ध्यान केंद्रित करना चाहिए, हर एक बच्चे की जरूरत के हिसाब से हमें एजुकेशन देनी चाहिए। ठीक है ना। पहला कह रहे हैं कि अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया और सहानुभूति नहीं दिखाई है किसी के साथ भी। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। कह रहे हैं कि बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत, अरे बाप रे, तो बहुत बड़ी गलती कर दोगे आप। ठीक है, ये गलत हो गया। कह रहे हैं केवल प्रतिभाशाली योग्यता पर ध्यान देना चाहिए, नहीं सब पे ध्यान देना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन बचा, यही ऑप्शन हो जाएगा। कह रहे हैं कि यह
यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। बिल्कुल सही है। तो समावेशी में यही ध्यान हमें रखना पड़ता है कि बच्चे को सब कुछ मानना पड़ता है, ठीक है ना। चलो आगे देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है देखते हैं। कह रहे हैं पढ़ने के प्रति चिंता दिखाता है और शब्दों या अक्षरों को पहचानने में उसे कठिनाई होती है। निम्न स्तरों शब्दावलियों का प्रयोग करता है। पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई होती है। इसका मतलब उसे क्या है, वो क्रिएटिव तो नहीं हो सकता, वो क्या होगा, लर्निंग डिसेबिलिटीज को फेस कर रहा है, किसी न किसी अधिगम अक्षमता से ग्रसित है। कह रहे क्रिएटिव तो नहीं हो सकता, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी है, सही है। कह रहे मानसिक क्षति वाले, केवल एक तो बात की ही नहीं, कई सारी कमियां हैं, तो उसको सीधा सीधा एक कॉमन नाम दे दीजिए कि क्या, अधिगम अक्षमता, ठीक है ना। उसमें सब आ जाएगा, सुनने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत, पढ़ने में दिक्कत, सारी चीजें समाहित हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर स्वालीनता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको केवल हिंदी पे लगाता हूँ ताकि आपको पूरा दिख जाए। ये रहा, कह रहा है आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं, ठीक है ना। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए। देखो, जैसे मान लो आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं, आप एक बच्चा है जो आपसे शिकायत कर रहा है कि सर सारे लोग कहते हैं कि मेरी बिरादरी के या मेरे घर वाले जो है या मेरे समाज के लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं है। वो उसके अंदर एक भावना बन गई है कि इस जाति के लोग तो पढ़ते ही नहीं है, इनके तो नंबर ही नहीं आते, ये तो कभी ऐसा कोई अच्छे टीचर ही नहीं बनते, कुछ नहीं कर पाते। तो उसके दिमाग में वो चीज़ें एक धारणा बनी हुई है कि हमारे जाति को लेकर के, हमारे समाज को लेकर के ऐसी रूढ़िवादिताएं हैं। तो उस टाइम आप बच्चे को क्या करोगे, तो आपका ये प्रमुख उद्देश्य होगा कि बच्चे को आप समझाओगे कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, और बल्कि एक दो एग्जाम्पल दे के बताओगे। जैसे मान लो आपने एग्जाम्पल दे दिया कि देखिए माहर जाति के थे अंबेडकर जी, जिन्होंने देखिए कितनी सारी डिग्रियां हासिल करी। अगर आपको कोई उंगली उठा रहा है कि आप छोटी जाति के हो तो इसलिए आप पढ़ नहीं सकते, तो ये गलत है। तो आप क्या करोगे कि उस फील्ड में जो मॉडल्स रहे हैं, जो उस ऊंचाई तक गए हैं, उनके बारे में उन्हें बताओगे ताकि उसके अंदर मनोबल बढ़े, ठीक है ना, आप रूढ़िवादिता को तोड़ सको, ठीक है। चलो, तो इसमें कह रहे हैं पहला कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित नहीं करोगे। ये थोड़ी दिखाओगे कि एक काम करो तुम दिखा दो इसको, आज टेस्ट कराता हूं कि उससे ज्यादा नंबर ला के दिखा दो जो तुम्हारे ऊपर उंगली उठा रहा है, ये गलत हो जाएगा। कह रहा है विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल हो जाने के लिए कह देनी चाहिए, नहीं, कभी मत कहना बच्चे से। कह रहा है विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए, बिल्कुल सही है। आप बताओ कि देखिए इस जाति के ये थे जिन्होंने इतनी ऊंचाइयां छुई है, तो इस तरीके के आप उदाहरण रोल मॉडल को दिखा सकते हैं, ठीक है ना। कह रहे हैं अनदेखा कर देना, नहीं, ये गलत हो गया। तो आपका ये जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं जो लोग यहां तक वीडियो देख रहे हैं, यकीन मानिए आप लोग ना कम से कम 120 प्लस वाले हो, अदरवाइज इतनी देर तक कोई पढ़ता नहीं है। मैं भले पढ़ा लो, थक जाते हैं बच्चे, उनको लगता है कि बहुत तो कर लिया, इतने में तो हो जाएगा, नहीं। अच्छा, आगे आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कह रहा है एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है, तो पॉजिटिव चीजें पकड़नी है हमें। कह रहा है अभिसारी चिंतन हतोत्साहित, बिल्कुल गलत बात है। कह रहा है अनेक प्रतिप्रेक्षों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर के, बिल्कुल सही है। प्रोत्साहन दो, मूल विचार जो उसके खुद के जो अपने विचार वो लेकर के बच्चा स्कूल में एंटर किया है उसको बढ़ावा दो कि आप सही जा रहे हो, ठीक है ना, तो जाकर के आप सृजनात्मक कक्षा का डेवलपमेंट कर सकते हो। आगे क्या कह रहे हैं, विद्यार्थियों को जोखिम लेने और चुनौती का सामना करने से हतोत्साहित, गलत है। कह रहा है अपसारी चिंतन, अपसारी नहीं अभिसारी, यहाँ होगा कन्वर्जेंट थिंकिंग है ना, कन्वर्जेंट का मतलब होता है अभिसारी, ये सही कर लो, अभिसारी, ठीक है ना। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देना है बल्कि डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देना है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि क्रिएटिव बच्चा बने या क्लासरूम क्रिएटिव बने। अगले ऑप्शन पे, अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है, ठीक है ना, कौन सा कारक है जो कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। सार्थक कह रहा है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु
पुरस्कार नहीं भैया, पुरस्कार दे करके बच्चों को पढ़ाओगे क्या कि मैं कह दूं कि हाँ जो 140 नंबर लेके आएगा वही केवल पढ़े नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगला क्या कह रहा है, निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करें। केवल वर्ड ही नेगेटिव है, ये भी कट गया। कह रहे हैं विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सहोकार रखना, ये बिल्कुल पॉजिटिव है, ठीक है ना। चाहे विषय वस्तु हो, सच्चा सहोकार रखो सबके साथ, ठीक है ना। अगला क्या कह रहे हैं, बच्चों को पढ़ने सीखने के लिए प्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या बढ़ा दो। नहीं, ऐसा थोड़ी है कि साल भर में 8 एग्जाम लेने लग जाओगे तो उससे बच्चा अच्छा पढ़ेगा, नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण जो प्रभावशाली है, तो पॉजिटिव ढूंढना है आंसर। कह रहा है क्रियात्मक अनम्यता एवं वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, गलत है, केवल वर्ड ही नेगेटिव है। कह रहा है प्रतिक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुतिकरण की एक ही आयाम में सीमित होती है, नहीं, एक ही आयाम में नहीं सीमित होती है। अगला क्या कह रहे हैं कि साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना चाहिए, ये बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हैं कि समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, क्या गलत बात है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी हो जाएगा। कितने क्वेश्चन रह रहे हैं अभी ये चलो आगे बढ़ते हैं, मैं तो टायर्ड फील करने लग गया। चलो आगे कह रहे हैं कि ये एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार बता सकता है, संबोधित कर सकता है। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले बच्चों को किस प्रकार बता सकता है और संबोधित कर सकता है। पहला कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का नहीं, एक रूप से नहीं दे सकते भाई। समावेशी क्लास में जैसा बच्चा है, जैसी जरूरत है वैसा ज्ञान दीजिए, ठीक है ना, एक रूपता नहीं दिखाना है आपको। आगे कह रहे हैं अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना, नहीं, ये नेगेटिव हो जाता, बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं देना होता। अगला कह रहे हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्य को विकसित करना होता है, बिल्कुल सही है, जैसा बच्चा उतना ही आपको उद्देश्य रहना चाहिए अच्छे से डेवलप करने का, ठीक है ना। एक ऑप्शन और है, उसको भी देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है पेपर पेन पेंसिल का इस्तेमाल प्रयोग तथा अभ्यास और रटने पर बल देना चाहिए, तो बिल्कुल गलत हो गया। जो लोग नहीं देखे टैग वर्ड जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान ना देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। जो पढ़ने में बच्चा, अगर मान लो आप क्लास में पढ़ा रहे हो, कल को टीचर बनोगे, आप क्लास में पढ़ा रहे हो और आपको पता चलता है कोई बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, वो बदमाशी करे जा रहा है, ठीक है, या कुछ और काम में ध्यान दे रहा है, तो आप उसको प्यार से पूछोगे कि बेटा क्या प्रॉब्लम है आपको, आप इस चीज पे क्यों अभिरुचि नहीं दिखा रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि उसको कोई दिक्कत हो, ठीक है, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, तो अब आपको उसी हिसाब से डायग्नोस करना होता है। कह रहे हैं पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटेंगे। देखिए हकीकत तो यही है कि जब हम लोग स्कूल में होते थे, और आप लोग को अगर अपना बचपन याद हो, स्कूल टाइम में जो टीचर होते थे, अगर हम कुछ बदमाशी कर रहे हैं या हम पढ़ने में मन नहीं दिखा रहे हैं, तो वो क्लासरूम में खड़े हो जाओ, बेंच पे खड़े हो जाओ, सबके सामने बेइज्जती कर देते थे या डांट देते थे। हालांकि चलता तो यही था, लेकिन आपको इस चीज को सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है ना। अगला क्या कह रहे हैं कि उनसे बात करके तथा उनकी रुचि क्यों नहीं दिखा रहे हैं, कारण जानने की कोशिश करेंगे, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, ये बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा किसके साथ होता था जिनको बेंच पे खड़ा कर देते थे या पीछे कहते थे खड़े हो जाओ हाथ ऊपर करके, ऐसा तो होता ही रहा होगा, आप लोग भी तो इस चीज को फील किए होंगे। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। आप चाहते हैं संरचनावादी उपागम कैसे पता चलेंगे कि ज्ञान के लिए क्या चीजें अत्यंत आवश्यक है। पहला क्या कह रहे हैं कि अनुबंधन नहीं, दंड देना, ये तो बिल्कुल नेगेटिव हो गया। रोट मेमोराइजेशन मतलब रट्टा मार के याद करना, नेगेटिव हो गया। विद्यार्थी पूर्व ज्ञान, ये बिल्कुल आवश्यक है। पहले से विद्यार्थी क्या सीख के आया है, आप उसको जोड़ करके अगर पढ़ाते हैं तो वो बहुत ज्यादा आवश्यक होता है उसके अंदर ज्ञान के निर्माण के लिए, ठीक है ना। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हिंदी पे कर देता हूं मैं। ये रहा, कह रहा है बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है, सहज अनुभूत की व्यवस्था करते हैं, क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि बच्चों के इन विचारों को खारिज तो नहीं करना, कह रहे हैं बच्चों के
विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा, अनदेखा भी नेगेटिव हो गया। कह रहे बच्चों के इस विचार के लिए डांटना चाहिए, डांटोगे नहीं बच्चे को कभी, तो एक ही ऑप्शन बचा, यही सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि संवाद के द्वारा बच्चों के इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए कि क्यों ऐसे आप कह रहे हो, सहज अनुभूत सिद्धांत क्यों कर रहे हो, ये सारी चीजें जो है। वैसे भी आप यहाँ पे चारों 3 ऑप्शन वैसे भी काट सकते थे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम जल्दी जल्दी थोड़ा चलेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली प्रशिक्षण नहीं है, नेगेटिव वाला आंसर पकड़ना है आपको। चलो 4 ऑप्शन दिखा देता हूं आपको। पहला कह रहे हैं कि प्रयोग एवं परीक्षण पॉजिटिव है तो आंसर नहीं होगा। कह रहे हैं कि संवाद एवं परिचर्चा करना पॉजिटिव है तो आंसर नहीं होगा। कह रहे हैं दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना ये नेगेटिव है तो यही आंसर होगा। उसने नेगेटिव ही पूछा था आपसे कि क्या नहीं हो सकता, तो आपको मिल गया आंसर आपका। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और स्पीड दिखाते हैं। अगला कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, कौन से कारक है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से अधिगम अच्छी भी हो सकती है। देखो प्रभावित करने का मतलब क्या होता है, ऐसे कारक जिनकी वजह से आप पढ़ाई में अच्छे भी बन सकते हो या पढ़ाई में बुरे भी बन सकते हो, दोनों को प्रभावी कारक में लिया जाता है जो आपके पढ़ाई पे, शिक्षा पे प्रभाव डाले, ये कहने का मतलब होता है, ठीक है। पहला कह रहे हैं कि विद्यार्थी की अभिरुचि बिल्कुल प्रभाव डालेगी, कि अगर आपकी अभिरुचि जो है, पढ़ाई में इंटरेस्ट है, आपको मजा आता है पढ़ने में, तो आप शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे। कह रहे विद्यार्थी के संवेगिक स्वास्थ्य, बिल्कुल इमोशनल आप कितने अच्छे हैं, इमोशनल जैसे आपका अगर इमोशनल अच्छा है, आपको एक टीचर के साथ जुड़ाव होता है, जैसे आपको मान लो मेरे को ले लो, आप इतने इमोशनल है, ये देख रहे हैं कि अरे सर जो है 1.5 घंटे से गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं, हमें इनका सपोर्ट करना चाहिए, तभी तो आप कुछ सीख पाएंगे। तो ये तो इमोशनल होना एक अच्छी चीज होती है, तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी आपके आंसर में आएगा। कह रहा है शिक्षण शास्त्रीय रणनीतियां, ये भी पॉजिटिव है, आप रणनीति बना के पढ़ रहे हैं कि पहले मैं सीडीपी पढ़ूंगा, फिर मैं मैथ पढ़ूंगा, फिर मैं साइंस पढ़ूंगा, ये भी सही है। कह रहा है विद्यार्थियों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ ये भी प्रभाव डालते हैं अधिगम पे। भाई आप किस समाज से आ रहे हैं, आपके आजू बाजू कैसे लोग हैं, ऐसे लोग तो नहीं है कि भाई तेरे से नहीं हो पाएगा, सीटेट पास नहीं होगा 10 दिन पे, तो 1 महीने में तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ऐसे वाले हैं क्या आपके साथ, तो वो भी प्रभाव डालेंगे। तो फिर आप मानी जाओगे कि अरे ये कह रहे हैं तो हो सकता है ना हो, छोड़ दोगे पढ़ाई, ठीक है ना, तो ये नहीं करना है, ठीक है। ये सारी चीजें प्रभाव डालते हैं। तो आपके ऑप्शन में 1 2 3 4 सब आने चाहिए, 1 2 3 4 चारों ऑप्शन यहाँ पे है सी पे, तो सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है मैं जल्दी ज्यादा तेज चल रहा हूँ क्या, लो थोड़ा और स्लो हो जाता हूँ। कह रहे हैं निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू क्या है। कह रहे हैं लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, रट्टाफिकेशन नहीं करवाना है, गलत। पुरस्कार दंड, नेगेटिव है। उद्दीपन प्रतिक्रिया देना, नहीं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, नहीं, ये गलत है। तो यहाँ पे कह रहा है सामाजिक पारस्परिक क्रिया देना, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये लग रहा है आखिर ये क्या, नहीं अभी तो नहीं होना चाहिए, 1 सेकंड रुक जाइए, लंबी क्लास में कंप्यूटर हैंग कर रहा है क्या। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसे कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न हो सकती है। तो देखते हैं क्या संभावना उत्पन्न हो सकती है, ठीक है ना। तो देखिए जब कोई बच्चा कोई अधिगम या किसी काम को इसलिए करता है कि उसे बाहर से कोई पुरस्कार मिलेगा, तो इसका मतलब वो बच्चा किससे प्रभावित है, भौतिक विद से, भौतिक अभिविन्यास से प्रभावित है कि उसे बाहर की चीजें मिलेंगी, गाड़ी मोटर पैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि समझने के लिए अधिगम में आनंद प्राप्त करेगा, तो आनंद तो प्राप्त ही नहीं करेगा, क्योंकि आनंद तब प्राप्त होता है जब आंतरिक अभिप्रेरणा होती है कुछ काम करने के लिए। जैसे मेरा पढ़ाने का अंदर से मन करता है तो मैं आनंद के साथ आपको पढ़ा सकता हूँ, अदरवाइज मैं क्यों ही इतना मरता, ठीक है ना। फिर तो मैं कहता कि किसी कोचिंग में पढ़ा लूँ और पैसे मिल जाएंगे मुझे, अभी तो मुझे कुछ भी नहीं मिलते, ठीक है ना। तो ये आंतरिक प्रेरणा है जो मैं मेहनत करना चाहता हूँ। अगला क्या कह रहे हैं, पुरस्कार के बिना भी उसकी गतिविधि में लगे रहेगा। जब वो पुरस्कार को ही ध्यान में रख करके बार बार वो काम कर रहा है, तो पुरस्कार के बिना तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, तो ये कट हो जाएगा। कह रहा है कि अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने की बजाय स्वयं की निपुणता, ये तो उसने बाह्य कारक की बात की है, स्वयं की निपुणता तो आंतरिक आ जाएगा, ये भी उल्टी बात कर दिया। कह रहे हैं अधिगम
के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, बिल्कुल उसके अंदर अधिगम को लेकर के भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास हो गया है। अब उसके अंदर यह है कि मुझे चीजें मिलेंगी तो मैं पढ़ूंगा, बच्चा वही कि आप चॉकलेट दोगे तो मैं स्कूल जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, उस टाइप की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। संज्ञान और संवेग के बीच, देखिए संज्ञान और संवेग क्या है, दोनों एक ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इसका एग्जांपल मैं एक आपको देता हूं। सपोज जब आप गुस्से में होते हो, ठीक है ना, अगर आप गुस्से में होते हो तो उस टाइम रिस्पेक्ट करना भूल जाते होगे, देखा होगा आपने, ठीक है ना। तो उस टाइम आपका जो संवेग है ना बहुत उछल के आ रहा है, आप क्रोधित हो रहे हो, तो संज्ञान वहां नहीं याद आएगा, आप किसी को थप्पड़ मार दोगे, किसी को उल्टा सीधा बोल दोगे, ठीक है ना। तो या कई बार आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो ना, तब भी कहोगे लो ले जाओ, दान दे दोगे, बहुत बड़ी बड़ी चीजें, तो भी आप सही डिसीजन नहीं लेते हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप सही डिसीजन, संज्ञान और जो संवेग दोनों अगर बैलेंस्ड है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं केवल संज्ञान से सब हो जाएगा, संवेग से नहीं कुछ होगा, या केवल संवेग से हो जाएगा, संज्ञान से नहीं होगा। तो आई होप एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा। कह रहा है कि एक दिशी है, एक दिशी तो है ही नहीं, संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, एक दिशी से नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल संवेग संज्ञान को प्रभावित कर रहा है, संज्ञान से संवेग भी प्रभावित होता है, तो ये गलत हो गया। कह रहा है एक दिशी है, कह रहा है संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है, नहीं, संवेग संज्ञान को, केवल एक की बात ही नहीं चलेगी, यहाँ पे दोनों करते हैं। द्विदिशी है, दोनों के बीच गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। एक दूसरे से स्वतंत्र है ऐसा हो ही नहीं सकता, स्वतंत्र तो है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। देखिए जब बच्चा मध्य बाल्यावस्था होता है, इसकी बोलते हैं 6 से 12 वर्ष की एज होती है, ठीक है ना। इसमें ये बच्चा मूर्त चीजों को संज्ञान में ले लेता है, मतलब जो सामने रखा है, पेन है, ये लैपटॉप है, इन सारी चीजों को तार्किक रूप से सोचने और समझने लग जाता है, ठीक है ना। कह रहे हैं अमूर्त, नहीं, अमूर्त तो जब वो इस अवस्था से निकल जाता है, उत्तर बाल्यावस्था में आ जाता है, तो ये तो गलत हो गया। ये कौन सी बात कर रहे हैं, मध्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगला क्या कह रहे हैं, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, तार्किक तरीके से और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। कह रहे हैं अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चलाक गतिविधियों द्वारा घटित होता है, नहीं, गलत है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका था वो मिल गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। और फटाफट से चलते हैं, ठीक है ना। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कह रहा है परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की क्या है। देखिए जो समाजीकरण की दो धारणाएं होती है, एक होता है आपका प्राइमरी होता है एजेंसी, एक बोलते हैं सेकेंडरी एजेंसी, ठीक है ना। प्राथमिक और समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण बोलते हैं। प्राथमिक समाजीकरण में आपका परिवार आता है और आपके बहुत सगे संबंधी जो है, पास पड़ोस का मतलब होता है जो बहुत पास में, वो आता है। बाकी और द्वितीयक में स्कूल आ गया, गांव आ गया, बाकी सारी चीजें आ गई, वो द्वितीयक में जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे परिवार की बात कर दिया, परिवार देखते ही आपको प्राथमिक एजेंसी की बात करना है तो पहली हो जाएगी, ठीक है ना, प्राथमिक समाजीकरण। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थोड़ा स्पीड में चलिए। कह रहा है बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। बाल्यावस्था की अवधारणा से अभिप्राय ये है कि जो बच्चा बालक होता है ना, वो बहुत ही उस समय, वो ऐसा समय काल होता है, उस टाइम वो बच्चा काफी ना सामाजिक संरचनावादी हो जाता है, और मतलब कि समाज की चीजों को अनुसरण करने लग जाता है। वो बाल्यावस्था में देखता है कि मम्मी ऐसे चल रही है, मम्मी कह रही है नमस्ते करने को, मम्मी खाने की चीजें को यहाँ रख रही है, तो वो सारी चीजें सीखता है। बड़ा भैया ऐसे कर रहा है, छोटा भैया ऐसे कर रहा है, मतलब छोटा तो नहीं, उस बाल्यावस्था में तो वही छोटा है, ठीक है ना। तो इस तरीके का ज्ञान वो सामाजिक चीजों का निर्माण करता है, सामाजिक संरचना को कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है ना। पहले ऑप्शन में कह रहे हैं कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है, बिल्कुल बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना है, ठीक है ना। तो अभिप्राय यहाँ पे समझ आ गया, अभिप्राय। अच्छा मैं थोड़ा सा एक बार और पानी पी लेता हूँ, ठीक है ना, तब तक आप और पढ़ सकते हैं आगे। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, यहाँ तक आए हैं तो जरूर समझ रहे होंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, बहुत मेहनत से बनाया हूँ क्लास। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहा जाता है। देखिए अगर जैसे समाज ने ये मान लिया कि बच्चे जो हैं, जो लड़के हैं, बॉय हैं, वो बाहर के काम को करेंगे, आउटसाइड के, ठीक है ना, और जो लड़कियां हैं वो घर के काम को करेंगे, ठीक है ना। तो ये इससे बोला जाता है जेंडर रूढ़िवादिता, ठीक है ना, जेंडर
स्टीरियोटाइप्स बोलते हैं इसको। तो यही ये कह रहे हैं, समाज विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताएं देता है जो जन सम्मान की अवधारणा को क्या करता है, वो कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप बोलते हैं उन्हें, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अच्छा हिंदी में लगा देता हूँ। कह रहा है हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों का सम्मिलन करने के लिए विवेकशील प्रयास किए गए हैं जिसमें पिता घर के कार्य में लगा हुआ है, पापा जी घर के काम को कर रहे हैं, खाना रोटी बना रहे हैं, और माता जी साहसिक गतिविधियों में लगी हुई हैं, बाहर जाके कार चला रही है, मोटरसाइकिल चला रही हैं। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? तो साफ साफ दिख रहा है कि वो जो जेंडर रूढ़िवादिता है उसको तोड़ने का काम कर रहा है, समाप्त करने का। कि दुनिया ने ये कह रखा है कि लड़कियां घर में काम करेंगी, नहीं, देखो पापा काम कर रहे हैं रोटी बेलने फटाफट से, ठीक है ना। तो ये चीज का ध्यान रखना, ये रूढ़िवादिता को समाप्त करने की चीजें चल रही हैं आजकल तो जो नए कपल्स जो नया शादीशुदा हो रहे हैं इसमें तो ये बहुत चीजें चल रही हैं। आप देखोगे नई नई वाइफ के हेल्प के लिए रोटी बनाना, वाइफ बाहर जाना, तो ये अच्छी चीजें होती है, ठीक है ना। तो इसको पॉजिटिव मिले ना। कह रहे हैं यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, तो बिल्कुल सही है। तो आपको इसका आंसर समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे को निष्पादन के वर्तमान स्तरों को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो क्या कहते हैं। देखो जैसे आपके घर में छोटा बच्चा है, साइकिल चलाना सीखना चाह रहा है, चला रहा है, गिर जा रहा है, आपने क्या किया, आप एक वयस्क हैं, आपने क्या किया, उसको थोड़ा सपोर्ट दे दिया, ले बेटा मैं पकड़ रहा हूं तू चला, थोड़ी देर लेके गए फिर छोड़ दिया, वो खुद चलाने लग गया, ठीक है ना। इसका ये मतलब हुआ कि आप उसे एक स्कैफोल्डिंग दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज का नाम जो वाइगोस्की ने दिया था पहाड़ ढांचा या फिर स्कैफोल्डिंग, कई सारे इसके नाम है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मैं चारों ऑप्शन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आपको आई थिंक अब चीजें समझ आ गई होंगी, बहुत सारी चीजें, ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई। नूर एक लड़की है जो अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई, यह कहते हुए कि तान्या ने उसका लंच साझा करने के लिए कहा है। तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। भाई ये तो बात होगी साझेदारी की ना, कि जो एक बच्ची ने कहा कि मैं अपना लंच लाना भूल गई, दूसरी कह रही है कि ठीक है तो तुम मेरा खा लो क्योंकि मैं कल जो है आपका खा लूंगी या कल मैंने आपका खाया था, ठीक है ना। तो ये तो एक कह रहे हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप खाली स्थान अवस्था प्रदर्शन करता है। तो ये करता है आदान प्रदान और परंपरागत, ठीक है ना। तो एक्सचेंज और कन्वेंशनल की भावना को निर्धारित करता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। खाली स्थान के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। मैंने बताया, देखिए समाज और संस्कृति आ गई ना, किसकी, समाज दिख गया, संस्कृति दिख गया, तो तुरंत किसकी याद आनी चाहिए, वाइगोस्की जी। वाइगोस्की समाज, समाज वाइगोस्की, ये याद रखना। तो ले वाइगोस्की जी जाएंगे इसके करेक्ट आंसर। तो कुछ इस तरह की चीजें अपने माइंड में रखा करो। अगला देखिए क्या कह रहा है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निर्धारित निहितार्थ निकालते हुए कि ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो पियाजे जी क्या कहते थे, उसके अनुसार अगर हम बात करें तो ऐसी चीजें प्रस्तुत करनी चाहिए जो तर्क आधारित हो, ठीक है ना। बच्चे अपने विचारों का उपयोग कर सकें। तो पहला कह रहे हैं कि ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए टीचर को कि जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो ताकि बच्चे अपना तर्क दे सके। तो बिल्कुल पॉजिटिव है, पियाजे जी यही इसी को सपोर्ट करते थे। आगे ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। एक अवधारणा को पढ़ने के लिए केवल तो बिल्कुल ही गलत हो गया, कह रहे केवल गलत हो गया, तो बहुत सारे ऑप्शन ऐसे ही काट दीजिए। तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित गलत हो गया, ठीक है ना। तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए थे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। देखिए अगर कोई बच्चा, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 8 सिद्धांत दिए थे बहुबुद्धि का, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि तार्किक गणितीय बुद्धि वाला आदमी क्या करेगा, वो लॉजिकल चीजें करेगा, जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, पैटर्न को पहचान लेगा, ठीक है ना, श्रृंखला वाले क्वेश्चन जो हैं उनको कर लेगा, बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, ऐसे जटिल काम करेगा। कौन आदमी, जिसके अंदर तार्किक गणितीय बुद्धि होती है। पहला क्या कह रहे हैं कि दृश्य स्थानिक तो काम करेगा नहीं, वो स्थानिक बुद्धि वाला अलग होता है। कह रहे संगीत अभिविन्यास वाला, तो ये भाषाई बुद्धि इसमें एक्टिव होती है। अगला क्या कह रहे हैं कि
पैटर्न को खोजेगा, खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने में क्षमता संवेदनशील होगा। ये बिल्कुल सही है, ये गणित वाला ही कर सकता है, ठीक है ना, गणित वाले लोग रीजनिंग कर सकते हैं ना, तो सी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में जो है कि विकसित होता है, तो ये अवधि होती है 12 साल से ऊपर, मतलब कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जब आ जाती है उसमें होती है, ठीक है ना। तो ये रहा अमूर्त, यहाँ पे ऑपरेशनल आ जाएगा ना, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सारे ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अब काफ़ी टाइम हो चुका है, और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये आप तो आई थिंक समझ गए होंगे। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर डाल के जाइएगा कि सर हाँ यहाँ तक सही आया, या मेरी मेहनत आप लोगों को कैसी लगी है, और आपको किस टॉपिक पे मैराथन्स चाहिए, किस टॉपिक के नोट्स चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप कमेंट कीजिएगा, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। फीडबैक बहुत जरूरी होता है एक टीचर के लिए, एक स्टूडेंट के लिए भी। तो जब आपके क्वेश्चन में भी ये चीज़ें आएंगी फीडबैक कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप बता दीजिएगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।